तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में मार्जिन कैसे काम करता है और किस तरह मार्जिन क्रेडिट रिस्क को टैकल करता है और उसे वर्चुअली ज़ीरो बना देता है। उसमें बहुत बड़ा रोल स्टॉक एक्सचेंज का आता है, जो दोनों पार्टीज़ का मार्जिन अकाउंट मेंटेन करके चलता है और दोनों पार्टी से कुछ ना कुछ पैसा जमा कराने के लिए कहता है। स्टॉक एक्सचेंज उसके बाद डेली बेसिस में नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस कैलकुलेट करता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के केस में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट होता है, यानी कि जो फ्यूचर्स की प्राइस है वो डेली बेसिस में अप डाउन यानी कि फ्लक्चुएट होती रहती है। तो सिंस वो फ्लक्चुएट होती रहेगी, डेली बेसिस में किसी न किसी पार्टी को प्रॉफिट होगा यानी कि नोशनल प्रॉफिट होगा और दूसरी वाली पार्टी को नोशनल लॉस होगा। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? स्टॉक एक्सचेंज जिस पार्टी को नोशनल लॉस हुआ है उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेता है और जिस पार्टी को नोशनल प्रॉफिट हुआ है उसके अकाउंट में वो पैसे जमा करा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोशनल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी ऑन है, यानी कि दोनों पार्टी में से किसी ने भी या तो स्क्वायर ऑफ नहीं किया बिफोर मैच्योरिटी या फिर अभी तक मैच्योरिटी आई नहीं। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो नोशनल प्रॉफिट जो डेली बेसिस में कैलकुलेट हो रहा है टी इज इक्वल टू ज़ीरो से लेकर के टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी तक, यानी कि अगर 3 महीने का मैच्योरिटी पीरियड है तो 3 महीने में डेली बेसिस में यानी कि रोज़ाना नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस निकाला जाएगा और एक पार्टी के मार्जिन अकाउंट में से पैसा निकाल के दूसरे पार्टी के मार्जिन अकाउंट में पैसा जमा करा दिया जाएगा। ये नोशनल प्रॉफिट या लॉस बन जाता है एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस दो केसेस में। पहला केस बिफोर मैच्योरिटी का है कि अगर बिफोर मैच्योरिटी किसी पार्टी ने स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्क्वायर ऑफ का मतलब कैश सेटलमेंट कर दिया, यानी कि और नहीं खेलना। ठीक है, तो कैश सेटलमेंट चाह रहा है यानी कि स्क्वायर ऑफ करना चाह रहा है एक पार्टी, यानी कि उसको और नहीं खेलना। वो कब हो सकता है? वो बिफोर मैच्योरिटी हो सकता है या फिर मैच्योरिटी आ चुकी है, ऑन मैच्योरिटी फिजिकल सेटलमेंट की बारी आ चुकी है या फिर कैश सेटलमेंट की बारी आ चुकी है, तब आपका नोशनल प्रॉफिट या लॉस बन जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैंने अभी स्क्वायर ऑफ वाला बात बताया, ये फ्यूचर्स में कैसे स्क्वायर ऑफ काम करता है वो देख लेते हैं। फ्यूचर्स के केस में स्क्वायर ऑफ करना यानी कि कैश सेटलमेंट करना बिफोर मैच्योरिटी यानी कि और नहीं खेलना, ये कैसे किया जा सकता है? तो ये ऐसे किया जा सकता है कि अगर मैं इन्वेस्टर सी बन जाऊं। इन्वेस्टर सी, आपको याद होगा, मैं दिखाता हूं, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तब से लेकर के अभी तक मैं दो इन्वेस्टर्स का एग्जांपल बार बार लेते आया हूं, विच इज़ इन्वेस्टर सी एंड इन्वेस्टर डी। इन्वेस्टर सी ने क्या किया था? इन्वेस्टर सी ने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया था, यानी कि शॉर्ट पोजीशन ली थी, यानी कि एफ माइनस किया था। मतलब वो ये बोल रहा है कि वो फ्यूचर डेट में ये येलो शेयर्स बेचेगा। तो अगर मैं इन्वेस्टर सी हूँ अभी, ठीक है, तो मैं इन्वेस्टर सी हूँ और मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि मुझे लॉस होते जा रहा है या फिर मेरा मन कर रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दूँ, स्क्वायर ऑफ कर दूँ, मुझे और नहीं खेलना, यानी कि मुझे मैच्योरिटी पीरियड तक नहीं रुकना। तो मैंने अभी क्या करके रखा हुआ है, यानी कि मेरी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? मैंने अभी एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है टू सेल, यानी कि मैंने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, यानी कि मैंने एफ माइनस किया हुआ है। फ्यूचर्स के केस में अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है यानी कि आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको रिवर्स पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी कि अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया हुआ है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करना पड़ेगा, यानी कि आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी कि आपको एफ प्लस करना पड़ेगा। तो टेक रिवर्स पोजीशन बाय एंटरिंग इनटू वन मोर कॉन्ट्रैक्ट। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर इन्वेस्टर सी को ये कॉन्ट्रैक्ट जो ऑलरेडी वो कर चुका था, विच वॉज कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में उसने साइन किया हुआ था सेल वाले कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 कहा था, अगर उसको वो कैंसिल करना है तो वो बैठ के उसको फाड़ दे या उसको जला दे तो उसे कैंसिल हो जाएगा? जी नहीं, फ्यूचर्स में ऐसा कैंसिलेशन नहीं होता। उसको कैंसिल करने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो कि उसका अपोजिट होगा,
यानी कि जो उसने 30 नवंबर को येलो शेयर्स बेचने की बात की थी, अब उसको 30 नवंबर को येलो शेयर्स परचेस करने की बात करनी पड़ेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय करना पड़ेगा, यानी कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में साइन करना पड़ेगा। जैसे वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर देगा, जिसका डिलीवरी डेट और जिसका बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सेम टू सेम रहेगा, यानी कि इस एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट का वो अपोजिट रहेगा, तब जाके ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट आपस में एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे और तब हम कहेंगे कि इन्वेस्टर सी ने स्क्वायर ऑफ कर दिया, यानी कि बिफोर मैच्योरिटी उसने कैश सेटलमेंट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको और नहीं खेलना, यानी किसी इन्वेस्टर को स्क्वायर ऑफ करना है, तो फ्यूचर्स के केस में स्क्वायर ऑफ करने का तरीका होता है रिवर्स पोजीशन ले लेना, यानी कि एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लेना जो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्ट अपोजिट हो। जब वो दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो कहा जाएगा कि उसने स्क्वायर ऑफ कर लिया। ठीक है, तो इतना तो हमारा डिस्कशन हो गया। यानी कि अगर मैं स्क्वायर ऑफ कर लूँगा तो मेरा नोशनल प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा भी एक केस है, यानी कि मैच्योरिटी के समय भी मेरा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होता है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। चलिए देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर्स के केस में निकलता कैसे है। तो फ्यूचर्स के केस में मैं पहला एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस का, कि आप मैच्योरिटी पीरियड तक रुके, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड T=M तक रुके और मैच्योरिटी पीरियड को जाके आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कि मेरा अंडरलाइंग एसेट शेयर्स है जिस पर मैंने डेरिवेटिव किया है फ्यूचर्स वाला, तो हम इस डेरिवेटिव को कहेंगे स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक फ्यूचर्स क्या होता है? स्टॉक फ्यूचर्स ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें अंडरलाइंग एसेट शेयर्स होते हैं। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरा डेरिवेटिव है स्टॉक फ्यूचर्स। T=0 में मान के चलो इस शेयर की प्राइस, एक्चुअल शेयर की प्राइस चल रही थी 300 रुपीज़ और इस एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस T=0 में चल रही थी 312 रुपये पर शेयर। तो दोनों की प्राइस अलग अलग होती है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की एक्चुअल प्राइस अलग होगी, यानी कि शेयर की प्राइस अलग होगी, और उससे बने हुए फ्यूचर्स यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स की भी प्राइस अलग होगी। तो शेयर की प्राइस 300 चल रही है और फ्यूचर्स की प्राइस 312 चल रही है। मेरा ऐसा अनुमान है कि इस शेयर की प्राइस आगे चल के बढ़ेगी, तो मैंने पोजीशन ले ली F+, यानी इसको हम कह सकते हैं मैंने किया बाय फ्यूचर्स। तो कॉन्ट्रैक्ट टू बाय बोलना या लॉन्ग पोजीशन बोलना या F+ बोलना, तीनों का मतलब एक ही है। जब कोई आदमी F+ करता है तो वो क्या एक्सपेक्टेशन रखता है? वो ये एक्सपेक्टेशन रखता है कि वो अंडरलाइंग एसेट जिस पे वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस आगे चल के ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि फ्यूचर्स की भी प्राइस आगे चल के ज़्यादा हो जाएगी, तो वो प्रॉफिट कमा पाएगा। ठीक है, तो इस मंशा से मैंने, यानी कि इस एक्सपेक्टेशन से मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय कर लिया। एक फ्यूचर डेट पे मैं ये शेयर बाय करूँगा एक पर्टिकुलर रेट पे जो उस समय चल रहा होगा। तो सिंस शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है, तो वो भी ऊपर नीचे होती रहेगी। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। मैच्योरिटी वाले दिन एक्चुअल शेयर की प्राइस होगी 350। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि मैच्योरिटी वाले दिन जो एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस होती है वो उसके अंडरलाइंग एसेट के बराबर हो जाता है, यानी कि मैच्योरिटी वाले दिन डेरिवेटिव की प्राइस यानी कि फ्यूचर्स की प्राइस और शेयर की प्राइस सेम हो जाएगी, यानी कि एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस भी हो जाएगी 350 रुपये पर शेयर। तो मान के चलो मेरा लॉट साइज 50 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट का था, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 50 शेयर्स की बात की थी मैंने, और ऐसे 5 फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे। तो अभी अगर मुझे मेरे को प्रॉफिट या लॉस निकालना है मैच्योरिटी वाले दिन, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्चुअल फ्यूचर प्राइस टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी वाला, माइनस कर देंगे एक्चुअल फ्यूचर का प्राइस टी इज इक्वल टू 0 वाला, इंटू लॉट साइज इंटू नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो रुपीज़ पर शेयर इंटू शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 350 रुपये माइनस 312 रुपये पर शेयर इंटू 50 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 5 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कट गया, ये शेयर्स कैंसिल हो गया,
आंसर फाइनली आया रुपीज़ में, प्रॉफिट के रूप में पॉजिटिव 9500। तो 9500 रुपये मुझे प्रॉफिट हो गया फ्यूचर्स करके। तो आपने ध्यान दिया होगा, जब मैं प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा हूँ तो मैंने फ्यूचर्स की एक्चुअल प्राइस ली है। फ्यूचर की एक्चुअल प्राइस टी इजिकल टू मैच्योरिटी वाली और फ्यूचर की एक्चुअल प्राइस टी इजिकल टू 0 वाली। तो इस तरीके से फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट में जब आप मैच्योरिटी पीरियड तक रुकते हैं तो आपका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होता है कि जो एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस मैच्योरिटी को हो गई यानी कि 350 रुपये, माइनस कर देंगे 312 रुपये पर शेयर यानी कि टी इजिकल टू 0, मतलब जिस दिन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन फ्यूचर की प्राइस क्या चल रही थी, मल्टीप्लाई बाय द लॉट साइज एंड मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलो अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस ये है कि आपने बिफोर मैच्योरिटी ही स्क्वायर ऑफ कर लिया, यानी कि आप बीच में ही बोल दिए कि मुझे नहीं खेलना, मेरा जो हिसाब किताब है वो रेडी कर दो। उस केस में डायग्राम कैसा बनेगा? ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि मेरा अंडरलाइंग एसेट शेयर्स है और डेरिवेटिव स्टॉक फ्यूचर्स है। टी इज इक्वल टू 0 में मेरा एक्चुअल शेयर का प्राइस 300 रुपये पर शेयर है और टी इज इक्वल टू 0 मेरा एक्चुअल फ्यूचर का प्राइस 312 रुपये पर शेयर है। मैंने एफ प्लस किया हुआ है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया हुआ है, यानी कि मैंने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है। थोड़ा टाइम बीता, बीच में कहीं मेरा मन किया ये वाले पॉइंट में जो मैंने मार्क किया हुआ है स्क्वायर ऑफ वाला, कि मुझे स्क्वायर ऑफ करना है, मुझे और नहीं खेलना, जो भी हिसाब किताब है बता दो, जितना प्रॉफिट है दे दो, जितना लॉस है ले लो। तो जिस दिन मैंने स्क्वायर ऑफ किया यानी कि मैंने एफ माइनस वाला पोजीशन लिया होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना पड़ता है। ये देखिए, टू डू स्क्वायर ऑफ यू नीड टू टेक रिवर्स पोजीशन। तो अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पोजीशन ले रखी थी एफ प्लस वाली, तो अब मैं क्या करूँगा, तो एफ माइनस वाला एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो टी इज इक्वल टू एस ओ स्टैंड फॉर स्क्वायर ऑफ। तो टी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ के समय जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस चल रही थी जिसमें मैंने एफ माइनस किया वो थी 325 रुपीज़ पर शेयर। मैं मैच्योरिटी तक नहीं रुका, इस कारणवश मैच्योरिटी के समय फ्यूचर की प्राइस और शेयर की प्राइस क्या होती मुझे पता ही नहीं था, क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है। क्योंकि अगर मैं मैच्योरिटी तक रुकता तो मुझे पता चलता। मैं तो मैच्योरिटी के पहले ही कह रहा हूँ कि मुझे नहीं खेलना और मुझे नहीं जानना मैच्योरिटी के समय क्या होगा। मेरा हिसाब किताब आज ही कर दो, यानी कि स्क्वायर ऑफ वाले दिन ही कर दो। तो स्क्वायर ऑफ वाले दिन एफ माइनस की, यानी कि जो मैंने शॉर्ट पोजीशन लिया है उस एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस चल रही थी 325 रुपये पर शेयर। लॉट साइज़ वही है मेरा 50 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट और नंबर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट 5 है। यहाँ पे फॉर्मूला में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस जो स्क्वायर ऑफ वाले दिन चल रही थी माइनस कर दिया जाएगा एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस टी इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि 325 रुपये माइनस 312 रुपये इंटू 50 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट इंटू 5 कॉन्ट्रैक्ट्स इज इक्वल टू प्रॉफिट तो होगा लेकिन थोड़ा कम होगा 3250। ये कम होगा या ज़्यादा होगा मुझे तो पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि पहले केस में तो मैं मैच्योरिटी तक रुका और मैच्योरिटी वाले दिन मुझे पता चला कि वो 350 रुपये हो गया। लेकिन सेकंड केस में मैं तो रुका ही नहीं मैच्योरिटी तक, मैंने पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो जब पहले ही स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो जो भी उस दिन मार्केट में प्राइस चल रहा होगा फ्यूचर्स का वो आप ले लोगे। तो वो चल रहा था 325 रुपये, तो इसमें आपको प्रॉफिट हो गया 3250। तो इस तरीके से एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकलता है बिफोर मैच्योरिटी यानी कि स्क्वायर ऑफ वाले समय, और एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है मैच्योरिटी वाले दिन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब फ्यूचर्स प्राइस डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक की हमारी जो भी जर्नी रही है फ्यूचर्स की, यानी कि जो भी कंसेप्ट जो भी डिस्कशन मैंने किए हैं वहाँ पे हर जगह मैंने एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस की बात की है, यानी कि जो मार्केट में फ्यूचर की प्राइस चल रही थी। तो एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस टी इक्वल टू 0 में मेरे एग्जांपल में 150 था, यानी कि जिस प्राइस पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हमने इन्वेस्टर सी और इन्वेस्टर डी का एग्जांपल लिया था। उस एग्जांपल में हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 150 रुपीज़ लिखा हुआ था उस बॉक्स के अंदर में।
तो जो उस बॉक्स के अंदर में रेट लिखा हुआ था यानी कि प्राइस लिखा हुआ था फ्यूचर्स का, दैट वाज द एक्चुअल फ्यूचर्स का प्राइस t इज इक्वल टू 0 में 150 रुपये। वैसे ही एक थ्योरेटिकल फ्यूचर का प्राइस निकाला जा सकता है यानी कि कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल यूज़ करते हैं। और ये जो थ्योरेटिकल फ्यूचर्स का प्राइस है, ये होता है जिस प्राइस पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, यानी कि शुड बी प्राइस, यानी कि इंट्रिंसिक प्राइस। तो जैसा कि हम इक्विटी वैल्यूएशन में पढ़ते आए थे, जिसमें हमें फंडामेंटल एनालिसिस ने सिखाया था IV0 और P0 का कंसेप्ट, यानी कि शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए और शेयर की प्राइस क्या है, वैसे यहाँ पर भी फ्यूचर्स प्राइस है कि फ्यूचर की प्राइस क्या है, दैट इज़ एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस। फ्यूचर्स की प्राइस क्या होनी चाहिए थी, दैट इज़ थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जैसा, जो हमने फॉरवर्ड प्राइस वगैरह सीखा था। ठीक है, तो चलिए कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल में बढ़ते हैं आगे, यानी कि थ्योरेटिकल फ्यूचर का प्राइस कैसे निकाला जाए वो सीखते हैं। अगर आपका शेयर्स अंडरलाइंग एसेट है तो उससे बना हुआ डेरिवेटिव कहलाएगा स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। और अगर आपका अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स है यानी कि सेंसेक्स या निफ्टी, तो वो कहलाएगा इंडेक्स फ्यूचर्स। तो यहाँ पे दो केस होंगे, या तो नॉर्मल कंपाउंडिंग या तो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, और इंडेक्स में भी नॉर्मल कंपाउंडिंग या कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। तो नॉर्मल कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, मैंने आपको बेसिक्स के लेक्चर में सिखाया हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक फ्यूचर्स की बात करेंगे। स्टॉक फ्यूचर्स में थ्योरेटिकल स्टॉक फ्यूचर की प्राइस यानी कि डेरिवेटिव की प्राइस t इज इक्वल टू 0 में निकलेगी। एक्चुअल शेयर की प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट t इज इक्वल टू 0, जिसे हम कहेंगे एक्चुअल UA यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस t इज इक्वल टू 0 में, जिसे हम एक्चुअल स्पॉट प्राइस भी कहते हैं t इज इक्वल टू 0 में। प्लस कर देंगे t इज इक्वल टू मैच्योरिटी वाला कैरिंग कॉस्ट, जिसे हमें यहाँ पे एज्यूम करना है बोरोइंग कॉस्ट, और t इज इक्वल टू मैच्योरिटी में जो रिटर्न्स हैं यानी कि डिविडेंड वगैरह है उसको माइनस कर देना। ठीक है, अब जो मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ वैसा ही एग्जांपल मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में दिया था, मैं उसी चीज़ को रिपीट करूँगा। कि एग्जांपल के तौर पे मैंने F माइनस वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि मैं इन्वेस्टर C हूँ और मैंने फ्यूचर डेट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल करने का। क्या सेल करने का, तो येलो शेयर सेल करने का। मैं एक बार वो डायग्राम आपको फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए कि मैं इन्वेस्टर C हूँ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है टू सेल, यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि उस येलो शेयर की प्राइस फ्यूचर में 150 से नीचे चली जाएगी। सिंस मेरे को भी नहीं पता कि फ्यूचर में उस येलो शेयर की प्राइस क्या होगी और डी को भी ये चीज़ नहीं पता, यानी कि हम दोनों रिस्क ले रहे हैं। रिस्क ये ले रहे हैं कि या तो मैं हार जाऊंगा या तो वो हार जाएगा। बट सी ये सोच रहा है कि यार मेरे को ना ये रिस्क नहीं ले रहा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। एक काम करता हूँ, मैं फ्यूचर डेट में अगर कोई चीज़ सेल करने वाला हूँ, यानी कि मैं 30 नवंबर को येलो शेयर्स बेचने वाला हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं आज ही येलो शेयर परचेस करके घर पे रख लेता हूँ। अगर आज ही मैं येलो शेयर परचेस करके रख लिया तो क्या होगा, फ्यूचर में उसकी प्राइस कुछ भी हो जाए, फ्यूचर में मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इन्वेस्टर सी के पास कुछ पैसे ही नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर सी के पास 1 रुपया भी नहीं है खुद का, तो अगर कुछ शेयर परचेज भी करना है तो पैसा कहाँ से लाए। ठीक है, अब मान के चलो 100 रुपये चल रही थी उस शेयर की प्राइस, और इन्वेस्टर सी का बड़ा मन था कि उस शेयर को परचेस कर लिया जाए 100 रुपये में। बाकी फ्यूचर में 30 नंबर को जो भी रेट चल रहा होगा ना मार्केट में, मेरे को चिंता नहीं होगी, मतलब मैंने कोई रिस्क नहीं लिया होगा। मैं चुपचाप ये येलो शेयर जाके दे दूंगा डी को, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को दे दूंगा, स्टॉक एक्सचेंज जाके डी को दे देगा और मुझे मेरे 150 रुपये मिल जाएंगे। छोड़ो ये सब झंझट। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया और दोस्त को बोला भाई मेरे को ना 100 रुपये चाहिए। तो उसका दोस्त बोला हाँ भाई दे दूंगा तेरे को 100 रुपये। तो बोला कितने पीरियड के लिए चाहिए, तो मान के चलो अगर ये F माइनस 3 महीने के लिए हुआ, यानी कि मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने के लिए हुआ, यानी कि हमारे एग्जांपल में आज 1 सितंबर है और 3 महीने बाद यानी कि 30 नवंबर को मेरे को शेयर सेल करना है, यानी कि इन्वेस्टर सी को
येलो शेयर सेल करना है। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि भाई प्लीज़ मेरे को 100 रुपये दे दे 3 महीने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एक्चुअल शेयर का प्राइस है वो मेरा बोरिंग अमाउंट हो गया, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो मेरे दोस्त ने कहा मैं दे तो दूंगा, लेकिन मैं तुझसे इंटरेस्ट वसूलूंगा 3 महीने का। तो मैं मान गया, ठीक है भाई इंटरेस्ट ले लेना। मैंने पूछा कितना लेगा इंटरेस्ट, तो उसने बोला 40 रुपीज़ इंटरेस्ट लूँगा। तो वो 40 रुपीज़ जो रहेगा मेरे लिए, वो एक तरीके का बोरिंग कॉस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट कॉस्ट है। यानी कि 100 रुपये के पीछे मुझे 40 रुपये और देने पड़ेंगे। यानी कि मैच्योरिटी वाले दिन, यानी कि 3 महीने बाद मैं 100 रुपये भी लौटा दूंगा अपने दोस्त को और 40 रुपये भी दे दूंगा। ठीक है, यानी कि 100 रुपये 3 महीने बाद मेरे लिए कैश आउटफ्लो होगा और 40 रुपये भी मेरे लिए कैश आउटफ्लो होगा। दोनों कैश आउटफ्लो होंगे मेरे लिए। लेकिन इस 3 महीने के दौरान इन्वेस्टर सी, यानी मेरे को कुछ कंपनी से डिविडेंड मिल गया। मुझे डिविडेंड क्यों मिला? क्योंकि 1 सितंबर यानी कि t=0 को मैंने वो शेयर परचेज कर लिया था, यानी कि कंपनी का मैं शेयर होल्डर बन गया था। सिंस कंपनी का शेयर होल्डर बन गया था, तो अगर कोई डिविडेंड बीच में मिलना हो तो वो मुझे मिल जाएगा। तो उतना डिविडेंड मुझे मिल गया। कितना? तो मान के चलो 10 रुपये। तो 40 रुपये मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट थी, 10 रुपये मुझे डिविडेंड मिल गया। तो अगर मैं मैच्योरिटी वाले दिन ये चेक करूँ कि मेरे नेट जेब से पैसा कितना गया, तो मैं बोलूँगा कि मैच्योरिटी वाले दिन 100 रुपये मेरे जेब से गए, मैंने दोस्त को दिया। 40 रुपये भी उसने और वसूले इंटरेस्ट के रूप में। 10 रुपये कंपनी ने मुझे दे दिए थे उस शेयर के पीछे। तो 100 + 40 - 10 यानी कि 130 रुपये मेरे जेब से गए। यानी कि कैश आउटफ्लो ये वाला प्लस कैश आउटफ्लो ये वाला इंटरेस्ट वाला माइनस कैश इनफ्लो डिविडेंड वाला। तो कुल मिला के मेरे जेब से 130 रुपये गए उस शेयर के कारण। ठीक है, अब क्या होगा? अब डी इन्वेस्टर मुझे 150 रुपीज़ दे देगा, क्योंकि मैंने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है? मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है टू सेल येलो शेयर्स एट 150। तो मुझे मैच्योरिटी वाले दिन 150 रुपये मिलेंगे। तो देखा जाए तो मेरे जेब से 130 रुपीज़ गए और 150 रुपीज़ आ गए, यानी कि 20 रुपीज़ मैंने नेट कमा लिए बिना कोई रिस्क लेके। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने चोरी छुपे 20 रुपये कमा लिए बिना कोई रिस्क लेके, और मैंने इन्वेस्टर डी को भी बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि इन्वेस्टर डी जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके मन में ये चल रहा है कि वो रिस्क ले रहा है, और जो सामने वाला पार्टी है यानी कि जो सी है वो भी रिस्क ले रहा है। बट ऐसा तो हुआ नहीं, सी ने तो अपना रिस्क को ख़त्म ही कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस और थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस जब सेम होगी तो कोई भी बंदा रिस्क लेस प्रॉफिट नहीं कमा सकता, यानी कि कोई भी आर्बिट्राज नहीं हो पाएगा। आर्बिट्राज कोई भारी वर्ड नहीं है। आर्बिट्राज का सिंपल से मतलब है कि रिस्क लेस प्रॉफिट कमाना। इफ देर इज नो आर्बिट्राज व्हेन एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस इज इक्वल टू थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस, यानी कि देर इज नो रिस्क लेस प्रॉफिट। यानी कि ऐसे कंडीशन में कोई भी इन्वेस्टर अननेसेसरी फ़ायदा नहीं उठा सकता घर बैठे। यानी कि इन्वेस्टर सी ने घर बैठे ही अननेसेसरी फ़ायदा उठा लिया, यानी कि कोई एक इन्वेस्टर दूसरे को बेवकूफ़ न बना पाए। यानी कि इन्वेस्टर सी ने बेवकूफ़ बना दिया था इन्वेस्टर डी को, क्योंकि इन्वेस्टर डी को लग रहा था कि सी भी रिस्क ले रहा है और वो खुद भी रिस्क ले रहा है, लेकिन इन्वेस्टर सी कोई रिस्क नहीं ले रहा है। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यानी कि एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस थी 150 बट थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस थी 130। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो होना चाहिए था वो 130 पे होना चाहिए था। उससे क्या होता, इन्वेस्टर सी ये होशियारी नहीं दिखा पाता। ठीक है, यानी कि उसको कोई भी रिस्कलेस प्रॉफिट नहीं होता जो अभी उसको हो गया। इसलिए हमेशा थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस शुड बी इक्वल टू एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस। और ये फ्यूचर कोई सा भी हो सकता है, यानी कि स्टॉक फ्यूचर्स की बात चल रही है, इंडेक्स फ्यूचर की बात चल रही है, या करेंसी फ्यूचर की बात चल रही है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो सकता है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस शुड बी इक्वल टू थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस। और जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे तो कोई एक पार्टी होशियारी दिखा सकता है, यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट कमा सकता है। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल, जो इस फॉर्मूले को मैंने समझाने की कोशिश की कि थ्योरेटिकल स्टॉक फ्यूचर का प्राइस ये फॉर्मूला बना क्यों, तो इस तरीके से बना।
अब देख लेते हैं कि कैरिंग कॉस्ट जो दूसरा एलिमेंट था टी इज टू मैच्योरिटी वाला, वो कैसे निकलेगा। तो डिपेंड करेगा कि नॉर्मल कंपाउंडिंग की बात चल रही है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की, यानी कि जो 40 रुपये मुझसे वो वसूलेगा मेरा दोस्त, वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो कैरिंग कॉस्ट टी इज टू मैच्योरिटी इज टू एक्चुअल शेयर की प्राइस टी इज टू 0 इंटू आर इंटू टी। तो आर अगर पर एनम है तो टी आपको नंबर ऑफ ईयर्स में लेना है, आर पर मंथ है तो टी आपको नंबर ऑफ मंथ्स में लेना है, यानी कि आर शुड बी इन लाइन विथ टी। आर का मतलब है बोरोइंग रेट, ठीक है। तो जिस रेट पे मैंने बोरो किया दैट्स द बोरोइंग रेट, और दैट शुड बी इन लाइन विथ टी। तो ये काम हम लोग बॉन्ड वैल्यूएशन में भी करते आए और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी करते आए। टी का मतलब है मैच्योरिटी पीरियड या फिर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमारे एग्जांपल में 3 महीना में लेके चल रहा था, 1 सितंबर से 30 नवंबर, तो मैच्योरिटी पीरियड कुछ भी हो सकता है। और बोरिंग रेट, इसको आपको डेसिमल में लेना है, और ये बहुत बार आरएफ होता है, यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि अपने दोस्त से जो मैंने पैसा लिया वो आरएफ के रेट से लिया, यानी कि मेरा जो दोस्त है जब वो मुझे पैसे दे रहा था तो उससे कोई रिस्क फील नहीं हो रहा था कि यार उसका पैसा डूबेगा नहीं, तो इसलिए उसने मुझे आरएफ के रेट पे दे दिया, यानी कि वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मुझसे कमा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। जब कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की बात आएगी तो कैरिंग कॉस्ट विच इज टी टू मैच्योरिटी विल बी इक्वल टू एक्चुअल शेयर प्राइस टी टू 0 मल्टीप्लाई बाई ई का पावर आर इंटू टी -1। आर यहाँ पे यूजुअली CCRRI, जिसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर RF, दोनों चीज़ सेम होती है। तो फॉर्मूला में अगर आप देखोगे तो जो R इंटू टी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है वो E के पावर में चला गया, R इंटू टी, और नीचे -1 आ गया। तो अगल बगल मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि कंपेयर करने से याद जल्दी होता है। तो ये तो हमारा हो गया कैरिंग कॉस्ट, यानी कि सेकेंड एलिमेंट आ गया टी इजिकल टू मैच्योरिटी के समय। अब माइनस करने वाला पार्ट यानी कि डिविडेंड कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं, यानी कि रिटर्न्स। रिटर्न्स यूजुअली डिविडेंड ही होते हैं, तो इसलिए हम डिविडेंड ही डिस्कस करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि डिपेंड करेगा कि कौन सा केस है, यानी कि अगर डिविडेंड पेमेंट का डेट मैच्योरिटी डेट के बराबर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की डेट है। तो मान के चलो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर को चालू हुआ और 30 नवंबर को कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तो मान के चलो डिविडेंड पेमेंट डेट भी अगर 30 नवंबर है, तो डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होगा। तो डिविडेंड निकलेगा टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी इज टू डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर। यानी कि आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पे कोई कंपाउंडिंग नहीं की जाएगी। कंपाउंडिंग इसलिए नहीं की जाएगी क्योंकि हमें जो यहाँ पे आइटम को माइनस करना है वो कौन सा आइटम है, वो आइटम है डिविडेंड, यानी कि रिटर्न टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी पे खड़ा हूँ और डिविडेंड कितना मिलेगा उसकी बात चल रही है। तो सिंस मेरा डिविडेंड मुझे मिल ही मैच्योरिटी वाले दिन रहा है, यानी कि डिविडेंड पेमेंट डेट और मैच्योरिटी की डेट सेम है, तो मुझे कोई कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंस कंपाउंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली मैं डिविडेंड के रेट को पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि डिविडेंड का रेट पेड अप वैल्यू पर शेयर से मल्टीप्लाई होके ही अमाउंट में आता है, ठीक है। लेकिन जब डिविडेंड पेमेंट की डेट और मैच्योरिटी डेट सेम नहीं होगा, यानी कि डिविडेंड पेमेंट की डेट और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी की डेट अलग अलग होंगी, तब मुझे कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन कंपाउंडिंग के लिए मुझे 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप होगा डिविडेंड टी इजल टू 0 निकालना पड़ेगा, और उसके बाद डिविडेंड टी इजल टू मैच्योरिटी निकालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मेरा 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, ये टी इजल टू 0 है और ये टी इजल टू मैच्योरिटी है, और जो डिविडेंड पे हुआ वो मान के चलो 2 महीने बाद, यानी कि टी इज इक्वल टू 2 में पे हुआ। बट मुझे तो डिविडेंड टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी यानी कि 3 मंथ्स पे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस टी इज इक्वल टू 2 से पहले टी इज इक्वल टू 0 पे डिविडेंड निकालूंगा, डिविडेंड टी इज इक्वल टू 0, फिर डिविडेंड टी इज इक्वल टू 0 से डिविडेंड टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी तक पहुँचूंगा। तो स्टेप 1 आप फॉलो करने के बाद स्टेप 2 कैसे निकालोगे। स्टेप 2 यानी कि डिविडेंड टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी, वो निकालोगे नॉर्मल कंपाउंडिंग के केस में डिविडेंड टी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका स्टेप 1 है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर इंटू टी, टी यानी कि मैच्योरिटी। तो टी अगर 3 मंथ्स है यानी कि मैच्योरिटी 3 मंथ्स है। और अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की बात चल रही है तो डिविडेंड टी इक्वल टू 0, यानी कि जो अपने स्टेप 1 में निकाला
मल्टीप्लाई बाय ई का पावर आर इंटू टी, टी का मतलब मैच्योरिटी। तो इस तरीके से डिविडेंड कैलकुलेट होता है। नोट, आइटम्स बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड आर स्टैंडिंग एट डिफरेंट टाइमलाइंस। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखेंगे तो एक्चुअल शेयर की प्राइस कहाँ खड़ी है, तो ज़ीरो पीरियड पे खड़ी है। उसमें जो आप आइटम जोड़ रहे हो कैरिंग कॉस्ट, वो खड़ा है मैच्योरिटी के समय, यानी कि 3 महीने बाद मेरे एग्जांपल में। और डिविडेंड भी जो है रिटर्न्स, वो भी मैच्योरिटी पे खड़ा है, यानी कि 3 महीने बाद। ये प्लस माइनस हम लोग इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू वगैरह का जो कंसेप्ट है वो हमने इग्नोर किया हुआ है। तो जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सब कंसेप्ट को इग्नोर करते हैं, तभी हम दो अलग अलग टाइमलाइन पे खड़े हुए आइटम्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यूजुअली यानी कि नॉर्मली आप एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पे खड़े हुए आइटम्स को प्लस माइनस करते हो, यानी कि टी इजिकल टू ज़ीरो में ही आप टी इजिकल टू ज़ीरो के आइटम को प्लस माइनस करना चाहिए, और वैसा ही करते आए हो। लेकिन यहाँ पे सिंस हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया, तो टी इजिकल टू ज़ीरो वाला आइटम में मैंने टी इजिकल टू मैच्योरिटी वाला आइटम जोड़ दिया और टी इजिकल टू मैच्योरिटी वाला आइटम लेस कर दिया। तो ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड हियर। ओके, तो अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आपके सामने आ रहा है, इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1। कि बहुत बार आप थ्योरी में सुनते हैं कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इज डेराइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। ये थ्योरी में कई बार अगर आप पढ़ने जाओगे तो लाइन मिलेगी, बट यूजुअली समझ में नहीं आती, तो मैं आपको समझाता हूँ कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और अंडरलाइंग एसेट हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में शेयर्स ही लेके चल रहे हैं। तो डिराइव का मतलब होता है फॉर्मूला, यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्मूला है, यानी कि डेरिवेटिव को निकालने का जो फॉर्मूला है, डेरिवेटिव प्राइस का फॉर्मूला, दैट इज क्रिएटेड यूजिंग द शेयर प्राइस, यानी कि क्रिएटेड यूजिंग द अंडरलाइंग एसेट। ये इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो एक तरफ आपको डेरिवेटिव निकल के आ रहा है आंसर, और दूसरी तरफ आप अंडरलाइंग एसेट यानी कि येलो शेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो जो हम लाइन बोलते हैं कि डेरिवेटिव इज डेराइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, इसका मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो बना है अंडरलाइंग एसेट को यूज़ करके, यानी कि जो फ्यूचर्स का फॉर्मूला है वो बना है शेयर्स को यूज़ करके, यानी कि शेयर की प्राइस को यूज़ करके। और वो चीज़ सामने दिख रहा है कि एक्चुअल शेयर की प्राइस आप यहाँ पे ले रहे हो टी टू ज़ीरो में, और आंसर आपका डेरिवेटिव आ रहा है, यानी कि डेरिवेटिव इज डिपेंडेंट अपॉन द अंडरलाइंग एसेट प्राइस। तो इस लाइन का मतलब मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, और आप प्लीज़ मत भूलना कभी भी इसको। इस लाइन का बहुत ही सिंपल मीनिंग है, बट बहुत लोग इसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं। तो आज मैं आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि डेरिवेटिव इज डिराइव फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट का सिर्फ इतना मतलब है कि डेरिवेटिव का फॉर्मूला बना हुआ है अंडरलाइंग एसेट को यूज़ करके। ये चीज़ हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी देखी थी, और ये चीज़ मैंने अभी आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी दिखा दी। अब इम्पॉर्टेंट नोट नंबर 2 आ रहा है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन आपके फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये दूर कर देगा, तो ध्यान से देखिएगा कि टी इजिकल टू ज़ीरो है और टी इजिकल टू मैच्योरिटी है, इसके बीच में मैच्योरिटी पीरियड रहता है, यानी कि ये मेरा मैच्योरिटी पीरियड है जिसे मैं एन बोल सकता हूँ, जैसे बॉन्ड वैल्यूएशन में हम एन बोलते थे, या फिर मैं इसको टी भी बोल सकता हूँ क्योंकि इस चैप्टर में हम बहुत जगह टी यूज़ करते हैं, तो टी बोल सकता हूँ। टी इजिकल टू ज़ीरो यानी कि टुडे, यानी कि जिस दिन मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उस दिन, कॉन्ट्रैक्ट की डेट। तो कॉन्ट्रैक्ट के डेट के दिन यानी कि टुडे टी इज टू ज़ीरो, मेरी एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ए हो सकती है। ए मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, जैसे हम एक्स वाई जेड वगैरह वेरिएबल लेते हैं ना, वैसे मैंने ए एक वेरिएबल लिया हुआ है कि कुछ है लेकिन वो ए के बराबर है। मैच्योरिटी वाले समय एक्चुअल यू है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस बी हो सकती है, यानी कि वो ए के बराबर नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शेयर्स है या कोई और दूसरा अंडरलाइंग एसेट है, उसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आज अगर उसकी प्राइस ए है तो कल वो ए हो ऐसा ज़रूरी नहीं, वो बी हो सकता है, कुछ और हो सकता है। तो आज ए है और मैच्योरिटी वाले दिन बी है।
एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस जो मार्केट में चल रही होगी आज, यानी कि जिस पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, वो सी के बराबर है। तो तीसरा वेरिएबल सी, जो कि ए के बराबर भी नहीं और बी के बराबर भी नहीं है, ये तीसरा हो सकता है वेरिएबल विच इज सी, यानी कि डेरिवेटिव की प्राइस टी इक्वल टू जीरो में होगी सी, और एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस टी इक्वल टू मैच्योरिटी में बन जाएगी बी। बी क्यों? क्योंकि रीप्राइसिंग होने के कारण फ्यूचर्स की प्राइस भी बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी, लेकिन मैच्योरिटी वाले दिन वो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस के बराबर हो जाएगी। यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस अगर टी इज टू मैच्योरिटी में बी है, तो फ्यूचर्स की प्राइस भी मैच्योरिटी वाले दिन बी के बराबर हो जाएगी। ठीक है। और थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस अब आप पढ़ चुके हैं, तो थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस पहली बात तो टी इज टू जीरो पे निकलती है। थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस टी इज टू मैच्योरिटी पे नहीं निकलती, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, ये डी के बराबर होगी, यानी कि इसका बाकियों से कोई रिलेशन नहीं होगा। बाकी मतलब एक्चुअल यूए प्राइस या एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस, वो डी के बराबर होगी। तो ए बी, सी बी और डी, तो जो आइटम आपस में सेम हो सकते हैं उसको मैंने सेम लिखा है, यानी कि बी और बी। जो आइटम अलग अलग है उनको मैंने ए, सी और डी लिखा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको इसको इतने सिंपल तरीके से समझा दूं कि कभी भी आप इस एरिया में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत बार बहुत सारा डेटा दिया रहता है और हम लोग ये सेग्रीगेट नहीं कर पाते कि डेटा एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि या तो वो एक्चुअल यूए प्राइस होगा टी ज़ीरो ज़ीरो में, या मैच्योरिटी पे होगा, या फिर एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस टी ज़ीरो ज़ीरो हो सकती है, या एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस टी ज़ीरो मैच्योरिटी हो सकती है, या थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत डेटा हो सकता है, बट ये जो डेटा है ना, ये क्वेश्चन का मेन डेटा होता है और इसी को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो जब इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी, इसके बारे में ध्यान होगा कि हाँ आपस में कौन सी चीज़ सेम हो सकती है और कौन सी चीज़ अलग अलग होती है और कौन सी चीज़ कहाँ पे निकाली जा सकती है, यानी कि थ्योरेटिकल फ्यूचर्स प्राइस मैच्योरिटी के समय नहीं निकलती, वो मतलब टी इक्वल टू जीरो पे निकलती है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। और मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व किए हैं, यानी कि आने वाले लेक्चर में अभी आप देखेंगे, तो आपको भी हेल्प होगा क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द प्राइस ऑफ एसीसी स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010 वॉज 220, यानी कि एसीसी स्टॉक आपका अंडरलाइंग एसेट है, 31 दिसंबर को 220 था, एंड द फ्यूचर प्राइस ऑन द सेम स्टॉक ऑन द सेम डेट, दैट इज 31 दिसंबर 2010 फॉर मार्च 11 वॉज 230। उससे बना जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस 230 थी 31 दिसंबर 2010। तो एसीसी स्टॉक का जो प्राइस है वो है एक्चुअल यू ए प्राइस टी इज इक्वल टू ज़ीरो में, और मेरा टी इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ पे है 31 दिसंबर 2010। तो एक्चुअल यू ए प्राइस टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया 220, और एक्चुअल फ्यूचर्स का प्राइस टी इज इक्वल टू ज़ीरो में है 230। अदर फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन आर एस फॉलोज। टाइम टू एक्सपायरेशन 3 मंथ्स, 0.25 ईयर। तो ये मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, और मैच्योरिटी पीरियड आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर 31 दिसंबर को आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मार्च 11 वाला, फॉर मार्च 11 का मतलब 31 मार्च 2011, तो 31 दिसंबर से अगर आप 31 मार्च 2011 तक जाएंगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने बीत जाएंगे। तो टाइम टू एक्सपायरेशन 3 मंथ्स है, और ये वो यहाँ पर भी लिखा है फॉर मार्च 11, यानी कि 31 मार्च 2011। बोरिंग रेट 15% पर एनम। एनुअल डिविडेंड ऑन द स्टॉक 25% पेबल बिफोर 31 मार्च 2011, यानी कि मैच्योरिटी से पहले। फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपये स्टॉक का। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फ्यूचर्स प्राइस फॉर एसीसी स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010। फ्यूचर की प्राइस निकालनी है एसीसी स्टॉक के लिए 31 दिसंबर 2010। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि सर फ्यूचर का प्राइस 31 दिसंबर 2010 को तो दिया हुआ 230, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? तो कैलकुलेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको थ्योरेटिकल फ्यूचर्स की प्राइस निकालनी है टी इजिकल टू ज़ीरो, यानी कि 31 दिसंबर 2010 को।
जब भी आपको कोई चीज़ कैलकुलेट करनी पड़े, यानी कि वो थ्योरेटिकल निकल के आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते समय हम लिखते आए हैं कि अंडरलाइंग एसेट कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। तो अंडरलाइंग एसेट है शेयर्स एसीसी स्टॉक का, डेरिवेटिव है फ्यूचर्स, तो हमारा क्वेश्चन है स्टॉक फ्यूचर्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको रिपीट करूँगा आने वाले लेक्चर्स में भी, कि सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये लिख लेना चाहिए, चाहे अभी चाहे एग्ज़ाम के टाइम, कि वो क्वेश्चन की अंडरलाइंग एसेट कौन सी है और वो क्वेश्चन की डेरिवेटिव कौन सी है। क्योंकि हम बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, डेरिवेटिव बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें अलग अलग अंडरलाइंग एसेट और अलग अलग डेरिवेटिव, यानी कि फ्यूचर हो गया, फॉरवर्ड हो गया, स्वैप हो गया, ऑप्शंस हो गया, से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ पे कौन से कंसेप्ट यूज़ करने हैं। तो मुझे यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स से रिलेटेड कंसेप्ट यूज़ करना है। तो ये कब हो पाएगा, जब आप क्वेश्चन को स्टार्ट के समय ही ये लिख लेंगे कि अंडरलाइंग एसेट कौन सा है और डेरिवेटिव कौन सा है। अब गिवन तो एक्चुअल यूए का प्राइस टी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्चुअल शेयर की प्राइस दिया हुआ है, यानी कि एक्चुअल स्पॉट प्राइस भी कहते हैं इसको, 220 रुपये पर शेयर। मेरा टी इक्वल टू जीरो यहाँ पे है 31 दिसंबर 2010 और मैच्योरिटी मेरा है 3 महीने बाद, विच इज़ मार्च 2011, जैसा मैं बता रहा था, विच इज़ नथिंग बट 31 मार्च 2011, यानी कि मार्च का एंड। एक्चुअल स्टॉक के फ्यूचर्स की प्राइस मुझको दिया हुआ है टी इक्वल टू जीरो में 230 रुपये पर शेयर। मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स दिया हुआ है एन। बोरोइंग रेट 15% पर एनम, यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, तो नॉर्मल कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है। डिविडेंड का रेट दिया हुआ है 25% और फेस वैल्यू दिया हुआ है 10 रुपये पर शेयर। मुझे निकालना है थ्योरेटिकल स्टॉक फ्यूचर्स का प्राइस टी इज इक्वल टू जीरो पे। तो जैसा मैं थोड़ी देर पहले आपको कह रहा था, ये वाला नोट लिखा के, चलो इस नोट को यूज़ करके समझाता हूँ कि आपको यहाँ पे एसीसी स्टॉक का प्राइस दिया हुआ है 220 रुपये, वो ये है, यानी कि ए 220। आपको एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस 230 दी हुई है, वो है ये, और आपको निकालना है थ्योरेटिकल फ्यूचर्स का प्राइस टी जीरो डी। तो ये पढ़ने के बाद, यानी कि इस नोट को अपने क्वेश्चन के साथ लिंक करने के बाद, क्वेश्चन थोड़ा अभी डुएबल लग रहा है, यानी कि कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई हाँ कर पाऊंगा क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट नोट लिखवाया। तो चलिए एक एक करके वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले टी और आर को लाइन में लाते हैं। तो एन आपका 3 मंथ्स है, टी आपका आएगा 3/12 ईयर्स, यानी कि 0.25 ईयर्स। तो मैंने मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट किया, और बोरिंग रेट ऑलरेडी मेरा पर एनम है, विच इज़ 15% पर एनम, यानी कि 0.15। तो मेरा रेट भी साल का है और मेरे पास ईयर्स में डेटा है, यानी कि पीरियड है 0.25 ईयर्स। अज्यूमिंग डिविडेंड पेमेंट डेट इक्वल टू मैच्योरिटी डेट, विच इज़ 31 मार्च 2011। क्वेश्चन में लिखा है कि एनुअल डिविडेंड विल बी पेबल बिफोर 31 मार्च 2011। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बिफोर 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च को ही डिविडेंड पे होगा, और फेस वैल्यू को अज्यूम कर रहा हूँ पेड अप वैल्यू, जिसके कारण क्या होगा, मैं डिविडेंड अमाउंट निकाल पाऊंगा टी टू मैच्योरिटी में, डिविडेंड रेट परसेंटेज इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, यानी कि 25% इंटू 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 2.5 रुपीज़ पर शेयर। यानी कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, देखिए नो कंपाउंडिंग वाला, ये रहा रिटर्न्स का नो कंपाउंडिंग, डिविडेंड रेट मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर, बिकॉज माई डिविडेंड पेमेंट डेट विच इज़ 31 मार्च 2011 इज ऑल्सो माई मैच्योरिटी डेट विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट, यानी कि टी इज इक्वल टू एम। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन में वापस। तो मेरा डिविडेंड अमाउंट आ गया 2.5। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, थ्योरेटिकल स्टॉक फ्यूचर्स का प्राइस टी इज इक्वल टू जीरो इज टू एक्चुअल शेयर का प्राइस टी इज टू जीरो प्लस कैरिंग कॉस्ट टी इज टू मैच्योरिटी माइनस डिविडेंड टी इज टू मैच्योरिटी। 220 रुपये पर शेयर दिया हुआ है, प्लस एक्चुअल शेयर का प्राइस टी इज टू जीरो मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी, ये हम लोग नॉर्मल कंपाउंडिंग में करते हैं, माइनस 2.5 रुपीज़ पर शेयर। 220 प्लस 220 इंटू 0.15 विच इज़ आर मल्टीप्लाई बाय 0.25 ईयर्स माइनस 2.5। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 220 प्लस 8.25 माइनस 2.5 225.75 पर शेयर। तो 225 रुपये 75 पैसे, यानी कि 225.75 आपका आ गया थ्योरेटिकल स्टॉक फ्यूचर का प्राइस।
आंसर है 225.75। तो इस तरीके से आपका थ्योरेटिकल स्टॉक फ्यूचर का प्राइस T इज इक्वल टू 0 पे निकलता है। इस क्वेश्चन में मुझे एक और चीज़ आपसे डिस्कस करनी है, विच इज़ एक्स्ट्रा। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है और ये क्वेश्चन ओरिएंटेड भी नहीं है, लेकिन एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। आपको नोट करना है तो आप नोट कर लेना, बट एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है। एक्चुअल स्टॉक फ्यूचर की प्राइस T इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दी हुई है 230, और थ्योरेटिकल स्टॉक फ्यूचर की प्राइस T इक्वल टू 0 निकल के आई हमारी 225.75, जो हमने कैलकुलेट किया। तो आप देख सकते हैं कि 230 रुपये मार्केट में उस स्टॉक फ्यूचर की प्राइस चल रही है, यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी को करना है तो 230 रुपये में कर सकता है, तो वो 230 रुपये में कर सकता है। लेकिन उस स्टॉक फ्यूचर्स का प्राइस होना कितना चाहिए, तो 225 रुपये .75 होना चाहिए एज पर दी कैलकुलेशन। तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि एक्चुअल फ्यूचर की प्राइस अलग हो सकती है और थियोरेटिकल फ्यूचर की प्राइस अलग हो सकती है, यानी कि फ्यूचर्स प्राइस कितने में होगा वो अलग है और कितने में होना चाहिए वो अलग है। यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक पार्टी दूसरे पार्टी से अननेसेसरी एडवांटेज ले सकता है, यानी कि आर्बिट्राज कर सकता है, यानी कि रिस्क लेस प्रॉफिट कमा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडेक्स फ्यूचर्स डिस्कस करते हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट यानी कि यूए सेंसेक्स हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, या कोई और इंडेक्स हो सकता है, और उससे बना हुआ डेरिवेटिव इन द नेचर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है इंडेक्स फ्यूचर्स। यहाँ पे फॉर्मूला बहुत सिमिलर है जो हमने स्टॉक फ्यूचर्स में देखा था। यहाँ पे नॉर्मल कंपाउंडिंग यानी कि थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर्स की प्राइस निकलेगी T इज इक्वल टू 0 में एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस यानी एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस, जिसे हम एक्चुअल स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, T इज इक्वल टू 0, प्लस कर देंगे कैरिंग कॉस्ट T इज इक्वल टू मैच्योरिटी, और माइनस कर देंगे डिविडेंड T इज इक्वल टू मैच्योरिटी। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है विच इज़ प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड, इसको एक साथ निकाला गया है, यानी कि एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस मल्टीप्लाई बाय RF माइनस DY इंटू टी। RF तो जैसा मैं बता रहा था बोरिंग रेट ही होता है, यानी कि रिस्क फ्री रेट होता है, और DY यानी कि डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स, इस सिंपल एवरेज करके, तो इसे डेसिमल में लेना है। तो यहाँ पे आपको कैरिंग कॉस्ट अलग से नहीं निकालना, डिविडेंड अलग से नहीं निकालना इंडेक्स के केस में। यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड एक साथ निकल के आता है एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस इंटू RF यानी कि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न यानी कि बोरिंग रेट, और डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स मतलब इंडेक्स पे कितना डिविडेंड रहेगा। सिंपल एवरेज का मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्टली पूरा का पूरा डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका मैच्योरिटी का पीरियड रहेगा, लाइक 3 महीना 4 महीना, उस हर एक एक महीने के आपको डिविडेंड यील्ड दिए रहेंगे, उसका सिंपल एवरेज कर देंगे, तो आपका डिविडेंड यील्ड यानी कि सिंपल एवरेज यानी कि एवरेज डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स आ जाएगा, और फिर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। ये मैं क्वेश्चन में करके बताऊंगा, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है और आपको थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस निकालनी है, यानी कि अंडरलाइंग एसेट आपका इंडेक्स है और डेरिवेटिव आपका फ्यूचर्स है, तो इंडेक्स फ्यूचर्स, तो थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस निकालनी है यानी कि डेरिवेटिव की प्राइस निकालनी है, तो अंडरलाइंग एसेट को यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ इंडेक्स, तो एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस प्लस कैरिंग कॉस्ट माइनस डिविडेंड। और अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है, तो अगर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग है तो थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस यानी कि डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस इज इक्वल टू 0 में यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस प्लस एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस T इज 0 मल्टीप्लाई बाई ई का पावर RF माइनस डी वाई इंटू टी -1। तो ऊपर में जो आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे थे RF माइनस डी वाई इंटू टी, यहाँ पे आपको ई के पावर में उसको निकालना है, विच इज़ ई का पावर RF माइनस डी वाई इंटू टी -1, और यहाँ पर भी कैरिंग कॉस्ट और डिविडेंड एक साथ निकल के आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है कंटिन्यूस कंपाउंडिंग एंड नॉर्मल कंपाउंडिंग इन द केस ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। On 31st August 2011, the value of stock index was 2200 रुपये।
तो स्टॉक इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है 31 अगस्त को 2200। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हैज़ बीन 8% पर एनम। तो RF दिया हुआ है आपको, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। द डिविडेंड यील्ड ऑन दिस स्टॉक इंडेक्स इज एज अंडर। मंथ दिया हुआ है, डिविडेंड पेड पर एनम दिया हुआ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। Assuming that interest is continuously compounded daily, find out the futures price of the contract deliverable on 31st दिसंबर 2011। तो आज है 31 अगस्त 2011 और फ्यूचर कब डिलीवर होगा, यानी कि फिजिकल सेटलमेंट कब होगा, 31 दिसंबर 2011। यानी कि मैच्योरिटी पीरियड का अंत कब होगा, वो होगा 31 दिसंबर 2011 को। तो अगस्त के बाद आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि 4 महीने की बात चल रही है। यानी कि मेरी मैच्योरिटी पीरियड है 4 मंथ्स, जिसमें t इजिकल टू 0 है मेरा 31 अगस्त 2011 और t इजिकल टू मैच्योरिटी मेरा है 31 दिसंबर 2011। तो सिंस मुझे यहाँ पे डिविडेंड यील्ड जो है वो अलग अलग मंथ्स की दी हुई है, मैं यहाँ पे सितंबर का 3%, अक्टूबर का 3%, नवंबर का 4% और दिसंबर का 3% ये यूज़ करूँगा। ये 4 डेटा यूज़ करूँगा ना एवरेज डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। अंडरलाइंग एसेट मेरा स्टॉक इंडेक्स है, यानी कि इंडेक्स है, और डेरिवेटिव मेरा फ्यूचर्स है, तो मेरा क्वेश्चन इंडेक्स फ्यूचर्स का हो गया। गिवन t इजकल टू 0 इज मैं 31 अगस्त 2011 मैं बता रहा था आपको। तो एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस, यानी कि एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट की प्राइस, जिसे हम एक्चुअल स्पॉट प्राइस भी कहते हैं, t इजकल टू 0 2200 दिया हुआ है। RF है आपका 8% पर एनम, कंटिन्यूसली कंपाउंडेड क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी, डिलीवरेबल ऑन 31 दिसंबर 11, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, यानी कि t इजकल टू मैच्योरिटी को मैं 31 दिसंबर 2011 मानूंगा और t इजकल टू 0 मेरा है 31 अगस्त 2011, इनके मैच्योरिटी पीरियड मेरा हो गया 4 मंथ्स। मुझे क्वेश्चन में ई का पावर भी दिया हुआ है, ई का पावर 0.01583 इज इक्वल टू 1.01593। तो शायद ये काम आएगा क्वेश्चन में, देखते हैं। मुझे थ्योरेटिकल इंडेक्स का फ्यूचर प्राइस निकालना है t इज इक्वल टू 0 में। नाउ जैसा मैं बता रहा था आपको कि डिविडेंड यील्ड में सिंपल एवरेज के तरीके से निकालूंगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को लेके, यानी कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, यानी कि जो मेरा मैच्योरिटी पीरियड है। तो 3 + 3 + 4 + 3/4 इज इक्वल टू 3.25% पर एनम। सारे के सारे रेट्स पर एनम में दिए हुए हैं, इसलिए मेरा आंसर भी पर एनम में आएगा, विच इज़ 3.25% पर एनम। तो अभी टी और आर को लाइन में लाना पड़ेगा। तो पहले टी निकाल लेते हैं। एन हमको दिया हुआ है 4 मंथ्स, तो टी आ जाएगा 4/12 ईयर्स। आर में मेरे पास दो रेट हैं, एक है RF और एक है DY। RF 8% पर एनम, यानी कि 0.08 डेसिमल में, और डिविडेंड यील्ड 3.25% पर एनम, जो मैंने अभी निकाला, डेसिमल में 0.0325। फॉर्मूला लगा देंगे। थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर प्राइस टी इज इक्वल टू 0 इज टू एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस टी इक्वल टू 0 प्लस कैरिंग कॉस्ट टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस डिविडेंड टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी। तो 2200 प्लस एक्चुअल इंडेक्स की प्राइस मल्टीप्लाई बाई ई का पावर RF माइनस डी वन टू टी -1। तो यहाँ पे हम कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2200 प्लस 2200 इंटू ई का पावर 0.08 माइनस 0.0325 इंटू 4/12, जो मेरा टी है, -1। तो 2200 प्लस 2200 इंटू ई का पावर 0.01583 -1। तो ये मुझे क्वेश्चन ने निकाल के दिया हुआ है 1.01593। तो 2200 प्लस 2200 इंटू 1.01593 -1 सॉल्व करेंगे तो आपका थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस टी इजिकल टू 0 में आ जाएगी 2235.05 अप्रॉक्सीमेटली, और मेरा टी इजिकल टू 0 यहाँ पे है 31 अगस्त 2011, 2235.05। तो इस तरीके से आता है थ्योरेटिकल इंडेक्स फ्यूचर की प्राइस का आंसर। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।